Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today's show, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। बस याद रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर। Foreign portfolio investors infuse over 23,000 crore rupees into Indian equities in August so far. In bullion market, gold and silver prices rise for third straight week and situation in West Asia remains tense. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। सर्राफा बाजार में लगातार तीसरे हफ्ते भी सोने और चांदी में चमक कायम और पश्चिम एशिया में तनाव जारी। And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनके पास ही चलते हैं। सरबजीत, बिल्कुल। यूपी से विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, मार्केट मंत्र टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं म्यूचुअल फंड में एक SIP के द्वारा इक्विटी क्लास में 8 से 9 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ। मेरे पास अभी एक लमसम अमाउंट है जिसे मैं निवेश करना चाहता हूँ इक्विटी क्लास में। मैं इसे STP के माध्यम से, मेरे दो प्रश्न है। STP के माध्यम से मैं इसे 12 महीनों में स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ, क्या ये सही है समय अवधि या इसको चेंज करना होगा? मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं एक तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, मतलब इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें मुझे रेशो क्या रखना चाहिए सर? जैसे मेरा कोर्ट पोर्टफोलियो है उसमें मुझे कितना % रखना चाहिए, और जैसे मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में चाहता हूँ तो मुझे जैसे मैं अपने उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को शामिल करना चाहता हूँ और एक वैल्यू फंड भी रखना चाहता हूँ, तो कृपया इसका जो रेशियो है वो मुझे गाइड करें। विवेक जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि STP के माध्यम से वो लमसम आप इन्वेस्ट करें, तो ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच रहती है। ये काम सबसे ज्यादा तब आती है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा देर पड़ा रहता है और डर रहता है कि कोई कुछ यूज आ जाएगा इसका और आप उसे वहां पर खत्म कर देंगे। तो STP के माध्यम से फायदा ये रहता है कि वो लमसम आपने ऑलरेडी एक फंड में डाल दिया, अब आप उसको छेड़ेंगे नहीं और आप वहां पे अपने फंड को एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि वो इस फंड से उस फंड में डाले। यहाँ पर बस एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहती है कि आपको जिस फंड से आप STP कर रहे हैं जनरली ये लिक्विड फंड रखना चाहिए ताकि उतार चढ़ाव कम रहे, तो आपका बेस अमाउंट पे उतना फर्क ना पड़े। जो आप डेट फंड लेंगे और जहां से आप उसमें से जिस इक्विटी फंड में जाएंगे ये सेम AMC के रहने चाहिए, और हर इन्वेस्टमेंट जो यहां से कट रही होगी उस पर एक टैक्स
इम्पैक्ट होगा, जो कि तब नहीं होता है जब हम अपने बैंक अकाउंट से करते हैं। तो आप इसके बेसिस पर ये डिसीजन ले सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि कोर पोर्टफोलियो और जो एक हम सप्लीमेंट्री पोर्टफोलियो कहते हैं, जहां पे हम मिड स्मॉल को ज्यादा एलोकेट कर पाते हैं, बट कोर को थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाह रहे होते हैं, तो जैसे आपने कहा वैल्यू, फ्लेक्सी, मल्टी, ये सारी कैटेगरीज आप कोर पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर सकते हैं। और मिड एंड स्मॉल कैप आप अपने सप्लीमेंट्री के लिए कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपने बोला आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप 8-9 साल से कर रहे हैं और आप आगे भी करना चाहते हैं, तो आप 30% का एक रफ एलोकेशन अपने मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए रख सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जब आप फ्लेक्सी, वैल्यू या मल्टी कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड के चुनाव पे डिपेंड करता है कि वो फंड मिड और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेता है। तो जब आप अपना मिड और स्मॉल कैप देख रहे हो, उसको सिर्फ उन मिड स्मॉल कैप फंड्स में ना देखिए, एक होलिस्टिक पिक्चर देखिए अपने पोर्टफोलियो में कि मल्टी कैप, वैल्यू या फ्लेक्सी में से कितना मिड और स्मॉल कैप आ रहा है, और रिलेटिवली इसको बैलेंस आप 30% के अराउंड का रख सकते हैं। जी, विवेक जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था और स्नेहा आपने जो जवाब दिया है ये लगता है म्यूचुअल फंड के हर निवेशक के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते रहते हैं इसके अलावा भी कि जैसे हम गोल्ड में या सिल्वर में कितना परसेंट रखें और हमारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इसमें होना चाहिए। ये सवाल और इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं और इसके जवाब भी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन शायद हमें कार्यक्रम में अक्सर इनको रिपीट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुत बुरा करती है, ये सवाल एकदम से टॉप ऑफ द माइंड हो जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि इन पे बार बार मतलब चर्चा हो, लोगों को भी अच्छा लगता है। तो जहां तक गोल्ड और सिल्वर के एलोकेशन की बात रहती है, ये एक तरीके का हेज रखते हैं कि जब इक्विटी मार्केट थोड़ी अनसर्टेन है, ये आपको एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। पर वही रहता है, जो चीज बहुत बढ़ रही होती है या मतलब उसका डायरेक्शन थोड़ी एक अलग लेवल पे होती है, उसको चेज ना करके ये जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, ये आपको एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है। तो 5 से 10% की एलोकेशन आप इन टाइप के एसेट क्लासेस में रख सकते हैं। So since we are talking about allocation of assets at such great detail, and you were just talking about the STP investment mode, and I understand that it creates a psychological barrier where you don't spend the money which is easily available in your bank account and then park it for a designated time and then utilize it more fruitfully. So in the backdrop of this, why are investors increasingly choosing mutual funds over keeping all their savings in traditional avenues? Right. So I guess that has something to do with how the mutual fund awareness has, let's say, anybody everywhere you'll just mention the word mutual fund sahi hai, and everybody, let's say, watching cricket will also be able to understand because of the kind of Correct. advertisements and awareness that is being created about a very important product. Plus India as a market has always been tilted towards traditional asset classes that we have we had stopped appreciating other asset classes beyond fixed income. So that is where mutual funds come in. Sneha, we'll come back with that discussion. Meanwhile, we'll connect with our next caller from Delhi. Pradeep ji, स्वागत है, सवाल पूछे। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम जी नमस्कार। मैडम, मेरे पास है ना एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप है, तीनों में मेरी SIP चल रही है। तो क्या मुझे एक मल्टी एसेट फंड ऐड करना चाहिए? और दूसरा मेरा क्वेश्चन लमसम के बारे में ही है, क्योंकि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप मतलब काफी ऊपर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई जो भी है। तो अगर मुझे सपोज करो 50,000 रुपए का लमसम करना है इस मंथ में, तो मुझे फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए या मिड कैप में डालना चाहिए, स्मॉल कैप में डालना चाहिए? जी प्रदीप जी, जो आपका पहला सवाल था कि आप फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल में ऑलरेडी कर रहे हैं इन कैटेगरीज में और आप मल्टी एसेट में जाएं या ना जाएं, तो मल्टी एसेट एक डिफरेंट तरीके की बॉल गेम हो जाती है इन कैटेगरीज से, जिनके नाम में ही पता चल जाता है ये यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब मल्टी एसेट जैसा इसका नाम है, ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। इसका मैंडेट बस इतना रहता है कि एक टाइम पर मिनिमम 10% इनको 3 एसेट क्लासेस में रखना चाहिए। जनरली ये देखा गया ये फंड्स इक्विटी, डेट और गोल्ड में ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं और इसमें डायनामिकली चेंज करते रहते हैं। तो मल्टी एसेट अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सपोजर आपके पास आए
एक ऐसा पोर्टफोलियो आपके पास रहे जो डायनामिकली चेंज करता रहे, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, जब आप फंड सिलेक्शन पे जाएं तो आपको ये देखना पड़ता है कि हर फंड किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वी आर गेटिंग इनटू। तो यहाँ पे थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेयर द फंड इज इन्वेस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए बेटर रहता है कि पूरे अच्छे से हम रिसर्च करें। बट हैविंग सेड दैट, मल्टी एसेट आपके पोर्टफोलियो में ना होकर अगर आप अलग से डेट और अलग से गोल्ड भी लेते हैं तो भी आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं एज सच। और आपका जो दूसरा सवाल था कि लमसम कहाँ किया जाए, तो मेरा मानना यह है कि लमसम से कोई आपको एक मैसिव फायदा अगर हो रहा होगा कहीं पे एज ऑफ टुडे, आपको नहीं पता है, उससे एक मैसिव नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट एक ही साथ किसी एक ऐसी एसेट क्लास में डाल रहे हैं जहां पे जब चीजें हिलती हैं तो काफी बुरा हिल जाती हैं और जब बढ़ती हैं तो काफी बुरा बढ़ जाती हैं। तो एक वो जो एक कॉइन फ्लिप वाली प्रोबेबिलिटी रहती है ना, उसमें मैं थोड़ा झिझकती हूँ करने से। तो लमसम पे मेरा मतलब क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ तो मेरी अप्रोच ऐसी रहती है कि इक्विटी में मैं लमसम ना करूं। अगर आप मार्केट टाइमिंग करके फायदा उठाना चाह रहे हैं और आपको भरोसा है अपने आप पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आप इसको थोड़े एक फन एलोकेशन होती है ना आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, वो इम्पैक्ट ना करते हुए एक ऐसा अमाउंट लेना, ना ही वो आपके एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट कर रही है, ना ही आपके पूरे बाकी के कोर को इम्पैक्ट कर रही है, और फिर ही आप ये डिसीजन लेना। जी, और देखते हैं अब कि एफपीआईज का क्या हाल रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी जारी रखी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाजार में 23,544 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में 14,118 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 9,426 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिसे हमें हमारे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी का समर्थन मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में ज्यादा बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक तरलता भी उभरते बाजारों की ओर वापस आ रही है। इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान देखने को मिला है। अगस्त में अब तक एफपीआई ने जनरल लिमिट रूट के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों से 995 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि वीआरआर से 83 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई। इसके उलट एफएआर से 852 करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है। एंड विनोद जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली। सवाल पूछे। पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मैडम से ये जानना चाहूंगा कि मैं 2016-17 से अभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, तो उसमें तरह तरह की मेरे पास स्कीम है, और लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ दिन से परिवार के दबाव में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं इधर उधर की एग्जाम्पल सेट करके मुझे बताते हैं कि आप कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। बट तो मैं इस फैसले को लेकर झिझक रहा हूँ। मुझे मैम थोड़ा गाइड करेंगे कि यह कैसा फैसला रहे, क्या ये सही है कि इक्विटी से कुछ यूनिट्स बेच के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना? प्लीज बताएं। जी विनोद जी, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हम इंडिया में जनरली एक फिक्स्ड इनकम मार्केट बन जाती है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट भी एक ऐसी मार्केट रही है जिसमें जो हमारे पेरेंट्स या उनसे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाले टाइम का जमाना था, उसमें रियल एस्टेट को एक बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था, इसीलिए शायद से आपके फैमिली आपको वो कह रही है। अब इंडिया में जो रियल एस्टेट की एक सिचुएशन रहती है, उसमें एक तरीका ये देखा गया है कि आपको पता नहीं होता है कि आप जहां पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। एज एन एसेट क्लास जो लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में कुछ हो नहीं पाता है, या फिर काफी हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है। तो मेरा मानना ये रहता है कि जब इक्विटी और रियल एस्टेट को कंपेयर करा जाए इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप चाहते हैं वो पैसा जब आपको चाहिए आप यूटिलाइज कर पाएं, क्योंकि नहीं तो हम इन्वेस्ट क्यों ही कर रहे हैं अपना पैसे बचाकर। तो लिक्विडिटी मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर देते हैं।
दैन रियल एस्टेट। बाकी अगर आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर चाहते हैं तो अभी का टाइम एक ऐसा आया है जब रीट्स जो लिस्टेड रियल एस्टेट रहता है उनके एक्सपोजर पे आपको फंड्स आने वाले हैं। वैसा एक फंड अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होने देते हैं और हम तब देख सकते हैं कि अगर वो जो प्रॉमिस दे रहा है, क्योंकि वो एक इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज्यादा स्कोप नहीं रहता है, तो एक चीज को ट्रैक करके आपको रिटर्न मिल जाता है जो एक रीट्स एज ए मार्केट का होता है। तो मेरे हिसाब से वो एक ज्यादा बेनिफिशियल एरिया रह सकता है और आपको एट द सेम टाइम रियल एस्टेट का एक्सपोजर दे सकता है एक डिफरेंट तरीके से और एक लिक्विड तरीके से। तो जब इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है आप इसको देख सकते हैं। जी, चेन्नई से काशीनाथ जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी काशीनाथ जी, सवाल पूछें। यस, मैं काशीनाथ फ्रॉम चेन्नई। मेरा सवाल ये है कि आपने पहले जो सब फंड का नाम ले लेते थे, जैसे कि पहले, अभी कुछ नाम नहीं लेते। मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, जैसे कि आप पहले बोल देते थे जैसे कि धीरेन्द्र सर ये सब बोलते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर दिए, ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा, धन्यवाद। So, काशीनाथ जी, ये सिर्फ एक पॉलिसी मैटर है, जस्ट अ चेंज इन द सिस्टम इन विच द प्रोग्राम इज नाउ बीइंग प्रेजेंटेड, नथिंग मोर देन दैट। जी, और ऐसा न लगे कि हम किसी खास कंपनी या उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि पैसा आपका है, तो सोच और समझ भी फाइनल और डिसीजन भी फाइनली आपका ही होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, वरुण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा 2 फंड ऐसा है जो जिसमें पिछले 1-1.5 साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसी कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है। अब मेरा जो कैपिटल गेन अगर मैं स्विच करता हूँ काफी ज्यादा बनता है, तो क्या मुझे कैपिटल गेन के बारे में ना सोच के क्या मुझे अभी दूसरा फंड में उसी कैटेगरी में स्विच करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ उसी कैटेगरी में? यही मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू जी। वरुण जी, अज्यूमिंग कि हम यहाँ पर इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि 1-1.5 साल बहुत ही कम टाइम हो जाता है इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस पे एक डिसीजन लेने के लिए। मैं मानती हूँ निराशाजनक जब आपको अपना पैसा दिख रहा होता है तो डाउट हमेशा आता है, बट आप देखें तो मतलब ये साल तो स्पेशली सेंसेक्स ने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है, और जो सिचुएशन आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सेम कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है, ऐसे करते करते आपको पता नहीं है कि कब ऐसा हो जाएगा जब आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा हर पल हर समय आपको लगेगा कि आप जिस फंड में इन्वेस्टेड है उससे बेहतर फंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक हाइंडसाइट की बात हो जाती है। अब अगर आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा फंड बुरा है, तो उसका एक जवाब ये रहता है कि वक्त बताएगा, और जब आपने इन्वेस्ट करा है तब उसके अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए। तो बिल्कुल जब भी हम ऐसे स्विचिंग कर रहे होते हैं हमें गेन्स और लोड्स का ध्यान रखना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो आप समय बता रहे हैं जितने होराइजन के लिए आप अभी इन्वेस्टेड रहे हैं, गिवन दैट ये वाला टाइम एज एन इंडियन मार्केट का भी काफी फ्लैट टू फॉलिंग रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी आप अपना ये डिसीजन पे एक्ट ना करके थोड़ा समय और दीजिए, कम से कम लेट्स से 3 इयर्स उस फंड को दीजिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अभी उसने एक ही मार्केट साइकिल देखी है जब से आपने इन्वेस्ट करा है। जबकि अगर आप उसके रोलिंग रिटर्न्स जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता है कि डिफरेंट साइकिल्स में उसने कैसा प्रदर्शन करा है, उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड से कि आप अपना ये डिसीजन अभी होल्ड करिए। स्नेहा, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं कि एक ही कैटेगरी के एक फंड में अच्छा प्रदर्शन है और दूसरे में उतना अच्छा नहीं है, मैं बुरा नहीं कहना चाहता, मान लीजिए अगर कितने के फर्क को हम माने कि हमें स्विच करने का फैसला लेना चाहिए, 0.2% का, 0.5% का, 1% का? मैं बताती हूँ, मेरा जो नजरिया रहता है इसको देखने का वो इतना सा रहता है कि जब आपने इन्वेस्ट करा था किसी फंड में और जो एक दूसरा फंड है, पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या वो दोनों सेम स्ट्रेटेजीज भी हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, लेट्स से मल्टी कैप कैटेगरी में भी, जहां पे सेबी कहता है कि आप इतना पोर्शन लार्ज मिड स्मॉल में डाल सकते हैं, वहां पे भी जो पोर्शन एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वहां पे सब एक्टिव फंड मैनेजर्स डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं। तो सिर्फ नंबर देखकर तो कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए
कि कितने नंबर पे हम स्विच कर लें, क्योंकि सबके लोड, सबके एक्सपेंसेस अलग अलग रहेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेस, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कब इन्वेस्ट करा है. किसी ने एक ही साल में करा है तो उनका शॉर्ट टर्म गेन लग जाएगा, शॉर्ट टर्म टैक्स लग जाएगा, तो वो जो जितना डिफरेंशियल के लिए वो उधर जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर देना पड़ रहा है. जिसने थोड़े लंबे समय के लिए किया हुआ है, तो ये सारे डिसीजंस काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं एक आम निवेशक के लिए. इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एक टाइम दीजिए उस फंड को. बाकी अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है उस फंड से, तो फिर तो आपको ये देखना चाहिए कि आप सही एसेट क्लास में है भी या नहीं. जी, और चलते हैं अगले कॉलर के पास. नोएडा से रविंदर हमारे साथ हैं. रविंदर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए. गुड इवनिंग मैडम. आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट. हाउ टू ट्रेड इन द Zerodha or Groww platform, whether it is tradable or any other way to trade? Thank you. Right. So as far as my knowledge goes on the electronic gold receipts, they are very much available on the NSE platform, as in they were introduced by NSE and they allow investors to buy and hold and sell physical gold digitally through a demat account. When compared to ETFs, I still feel that ETFs would be a better option since they let you stay away from physical gold, which also gets its, certain traits like storage costs and the anxiety that your physical gold is somewhere else and not near you. Is everything gets protected when you invest in a gold ETF, where the money is really not in terms of that physical gold, because in your hand it's just the units, while it's otherwise when it goes to EGRs. So EGRs may suit those who are wanting direct gold ownership, and while ETFs are ideal for investors seeking more liquid passive price exposure. But all said and done, if you want to trade in EGRs, then you can do so directly on NSE platform. अपने सोने की बात की, तो चलिए हम श्रोताओं को बता दें कि इस हफ्ते सोने का हाल क्या रहा. कमजोर अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि की आशंकाओं में कमी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त जारी रही. अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के बॉन्ड बाईबैक को दोगुना करने के फैसले से लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे कीमती धातुओं की मांग में और वृद्धि हुई. एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.1% की वृद्धि हुई और ये 1,62,438 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में 4.5% की वृद्धि हुई और ये 2,46,597 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.5% की वृद्धि हुई और ये $4,645.10 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में सप्ताह भर में 6.8% की वृद्धि हुई और ये $69.53 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. All right, now let's connect with Ravi Narayan from Billai. जी, सवाल पूछें. नमस्ते मार्केट मंत्रा जी. नमस्कार. मैडम से मेरा सवाल है कि मैं एक SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में जो है एक ही अच्छे भारत के लीड बैंक के पोर्टफोलियोज हैं सारे, और इक्विटी है और फोकस इक्विटी और मल्टी कैप वगैरह है, और करीब करीब 100% का इजाफा है. मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट का 100% का इजाफा है. तो क्या मुझे अभी फंड की कोई जरूरत नहीं है, तो शुड आई कीप ऑन कंटिन्यू और मुझे इसका कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मुझे फंड की कोई आवश्यकता नहीं है. कैन आई रिमेन इन दी फंड्स? ये मेरा क्वेश्चन है. Right. So, sir, even if you're sitting at 100% gain and the situation of your life is that you don't need that money right away, then you might as well continue your investments in the selected funds, because selling them and booking profits would only mean that that money will eventually land in your bank account, and then the risk of consumption, like I was discussing earlier, kicks in. So it's a happy situation, and I believe since you're a long-term investor, you can continue investing in those funds. एक बात इन्होंने और कही थी कि ये एक ही फंड हाउस के फंड्स हैं.
अच्छा, सो ये मेरे से मिस हो गया होगा. यहाँ पे जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगी, व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफिकेशन, the diversification as a product mutual fund offers you, but at an investor level diversification kicks in when you are spreading your money across different funds, like you said, focused, multi-cap. It also is important that you are investing in more than one AMC, because generally AMCs tend to follow a holistic or a one-stop investment philosophy at a fund house level, and then according to SEBI mandates run the portfolio constructions as per SEBI mandates. If the market is not favoring that particular philosophy at one point in time, then definitely you can be in a situation where the AMC level risk kicks in. So definitely you should look to spread beyond that particular AMC. All right, moving on to the next big story of the day. Tensions between Washington and Tehran escalated further after US President Donald Trump again shared an image that depicts the strategically vital Strait of Hormuz as new US territory. The latest post follows Trump's earlier sharing of the identical graphic on 18th of this month, after he previously floated the prospect of claiming jurisdiction over the waterway. Iran had reiterated that the crucial maritime corridor will remain closed unless the United States alters its stance. Rejecting Washington's territorial assertions, Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezai launched a sharp critique against the US president's statements. He said the gap between America's inability to reopen the Strait of Hormuz and its claim to own it is greater than the 7,000-mile distance between Washington and the strait itself. The rhetoric comes as the United States prepares to roll out additional economic measures targeting Tehran. जी, और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी से ईरान उन्हें दुश्मन मान लेगा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को दिए गए एक साक्षात्कार में रजाई ने कहा कि ईरान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका के आर्थिक दबाव का समर्थन करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्षेत्रीय देश अमेरिका के अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल निर्यात रोक सकता है. And let's ask Jitendra ji from Jaipur what his question is. हाँ, समय कम है तो शॉर्ट भी पूछ लेता हूँ. जैसे मल्टी कैप फंड है, दो फंड हाउस के बीच में उनको कंपेयर करना है तो उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर रख देते हैं? जितेंद्र जी, कभी भी जब आप एक कैटेगरी में दो फंड्स का चुनाव कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क्स को कितने अच्छे से बीट कर पा रहा है हर मार्केट साइकिल में, जो कि रोलिंग रिटर्न से हम पता कर सकते हैं, जो आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है. ये आपको बताता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में उस फंड ने कैसा प्रदर्शन करा है. बाकी मल्टी कैप में इंपॉर्टेंट रहता है कि आप देखें कि वो जो बचा हुआ 25% रहता है जहां पे एक फंड मैनेजर अपना डिसीजन ले सकता है, तो वो क्या डिसीजन लेता आया है और आप कितना उस डिसीजन से ओके हैं. अगर आप लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप ऐसे फंड मैनेजर को देखिए. जनरली ये डायनामिक रहते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप देखें अगर, तो आपको ये चुनाव करने में मदद कर सकता है. दूसरा एक रहेगा कि आप ये देखें कि वो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो. ये कुछ चीजों को देखकर आप चुनाव कर सकते हैं. All right, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week after a stronger than expected earnings season. Domestic investors are heading into a week packed with key market triggers including macroeconomic data, global events, US bond yield trends, foreign institutional investor flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the industrial production data and the latest forex reserve figures. Meanwhile, the primary market is set for another busy week with 5 new main board IPOs opening for subscription and 7 main board IPOs scheduled to make their stock market debut. और आज वक्त इतना ही है. कुछ श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे जिनके कॉल्स हम आज शामिल नहीं कर पाए. स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी, धन्यवाद.
Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infuse over 23,000 crore rupees into Indian equities in August so far. In bullion market, gold and silver prices rise for third straight week, and situation in West Asia remains tense. And with that, we end today's Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye. Market Mantra.